अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आजाद आवाजों को प्रमोट करना चाहते हैं तो दोस्तों, एक आपने आज शायद वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। बीबीसी उर्दू का एक प्रोग्राम है सैरबीन। बड़ा तारीखी नौयत का ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं छोटा सा था उस वक्त रेडियो पे ये प्रोग्राम आया करता था, तो इस प्रोग्राम से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। बहरहाल, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। उस पर उन्होंने प्रोग्राम किया है SIFC के हवाले से। इसी पर आज का मेरा वीलॉग। जी दोस्तों, SIFC का कयाम हुआ था 2023 में, जून में प्रिसाइजली। और इसका उस वक्त मकसद ये था कि इसके बहुत सारे मकासद थे, जाहिर है, इसको इदारे को बनाने के। उसमें एक मकसद तो जो है वो शायद सबसे अहम जो है वो ये था कि आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी ये चाहती थी कि उनके खाने पीने का कुछ सिलसिला चलता रहे। इस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेन मकसद था SIFC बनाने का। बहरहाल, उसके अलावा कुछ और भी मकासद थे। उसमें एक अहम मकसद ये भी था कि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान अब आर्मी के कब्जे में है। मार्शल लॉ लगाए बगैर इन्होंने मुल्क पर कब्जा कर लिया है, और उसके लिए उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे किया था पूरी दुनिया को SIFC बना के। फिर अगर उन्हें फिर एक मकसद और जो था अहम आर्मी की नज़र में, वो ये था कि अगर मुस्तकबिल में बैरूनी दबाव की वजह से या दुनिया के हालात अगर चेंज होते हैं और उस वजह से या पाकिस्तान के अंदर कोई हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि इन्हें अपना ज़ाहिरी तौर पर कब्जा ख़त्म करना पड़ता है पाकिस्तान की अवाम पर से, तो कम से कम ये SIFC के थ्रू फिर भी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें फौज के कंट्रोल में ही रहेंगी। और अगर SIFC को आपको ख़त्म करना है तो इसमें शायद बहुत सारा अरसा दरकार होगा, जब आर्मी का कब्जा ख़त्म अगर हो भी जाए उसके बाद भी। फिर इसकी एक वजह और भी थी कि इनको कुछ ममालिक ने, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तो उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने, कुछ अरबी ममालिक ने, खासकर खलीजी ममालिक ने इन्हें यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ हद तक संभल जाएगी, और इनके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ होगा अवाम को। और इसी सिलसिले में फिर SIFC बनाया गया कि वो इन्वेस्टमेंट SIFC के थ्रू अगर आए तो कम से कम उसके ऑप्टिक्स बेहतर हो जाएंगे। आर्मी के जो उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर कब्जा किया है, उसके नताए शायद उन्हें जो है ना वो बेहतर मिल जाए। अब दोस्तों, अगर और इसके अलावा एक मकसद शायद और ये भी था कि अवाम को, चूंकि ये जाहिल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, तो उनका ख्याल था कि इस तरह के इकदाम करने से अवाम की आंखों में हमेशा की तरह एक धूल झोंकी जा सकेगी कि फौज अवाम की कितनी खिदमत कर रही है, वगैरह वगैरह। बहरहाल, दोस्तों, अब जरा थोड़ा सा पीछे हमें जाना पड़ेगा, या इस मौजूद से जरा हटना पड़ेगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं एक लम्हे को ये समझता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि जी, मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी अफ्रीकी ममालिक से हूँ या साउथ अमेरिका के किसी कंट्री का मैं रिहायशी हूँ, वहाँ का नेशनल हूँ, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है जो कि मैंने इन्वेस्ट करना है। तो एज एन इन्वेस्टर मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? तो दोस्तों, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि कोई किसी ऐसे, मैं दुनिया के मुल्क का इंतखाब करूँ जहां पर टैक्स या तो वैसे भी कम हो, और अगर कम होने के साथ साथ उसको चोरी करने के या उसको बचाने के तरीके अगर कोई मुझे मिल सके, तो वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, यानी कि कोई रूल ऑफ लॉ कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो। ये पहली मेरी रिक्वायरमेंट होगी। फिर ये है कि वहां पर जब मैं बिजनेस करूं तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो कम हो। फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मुल्क ऐसा हो जहां पे मेरी कदर की जाए, मुझे VIP प्रोटोकॉल दिया जाए, वहां पर अवाम अच्छे हों, इखलाक के अच्छे हों, और मेरी इज्जत वो करें। और फिर लेकिन मैं साथ ये भी चाहूंगा, एक तरफ तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे रूल ऑफ लॉ
इस किस्म का ना हो कि मुझसे टैक्स के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पूछगछ की जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी चाहूँगा कि अदलिया कम से कम थोड़ी बहुत मजबूत हो, कि कल को अगर कोई खुदा न खास्ता मुझे मसला बनता है, मुझे लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है और वो इस वजह से डूब रहा है कि जी मुल्क की जो आपने पॉलिसी बनाई है वो ठीक नहीं है, या किसी और शख्स के साथ मेरा कोई मसला बन जाता है, तो कम से कम मुझे ये यकीन हो कि मुझे वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा। अम, अच्छा, और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर मार्केट बड़ी हो, यानी कि सारिफ ज्यादा हो मैं जो भी काम करना चाहता हूं उसके लिए। लेकिन मेरे मुकाबले में कंपटीशन बहुत कम हो या ना हो, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी आइडियली किसी भी बिजनेस, अगर मैं इन्वेस्टर हूं। हाँ, इसके साथ रिक्वायरमेंट्स कुछ और भी होंगी, और वो रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि मेरी जो जान है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। जो मैं पैसा लेके जा रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि बिज़नेस में मुझे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो ऑड्स हैं नुकसान होने के, वो कम हो, और फ़ायदा होने के ऑड्स ज़्यादा हों, या कम से कम इस चीज़ के ऑड्स ज़्यादा हों कि मेरा सरमाया महफूज़ रहेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें मेरा इंटरेस्ट कभी ये नहीं होगा कि उस मुल्क पे कौन हुक्मरान है, वहाँ का मज़हब क्या है, वो कौन सी जुबान बोलते हैं। ये शायद चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी नौयत की होंगी, इनकी अहमियत सेकेंडरी नौयत की होगी, क्योंकि मेरा जो असल इस वक्त जो एम है वो ये है कि मेरा पैसा महफूज रहे, और ये चीज़ें शायद इतनी मैटर नहीं करती। अगर आप अब जरा एक लम्हे को पीछे हट के देखें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हालात जितने साजगार हैं, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं सिवाय अमन व अमान के, वो बड़े ही जबरदस्त हैं। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान टैक्स हेवन भी है दुनिया के बहुत सारे और ममालिक के मुकाबले में। यहाँ पर टैक्स वैसे भी कम है, और अगर कोई टैक्स चोरी करना चाहे तो वो भी बड़े आसानी से किया जाता है और किया जा सकता है। यहाँ कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ही कम है। ये मुल्क मेहमान नवाज भी है। इस मुल्क का मौसम भी बड़ा साजगार है, कि यानी कि अगर मैं चाहूँ कि साल के 6 महीने में यहाँ पर गुजारूं तो मैं आराम से गुजार सकता हूँ। अ, कोई ये इस तरह का रशिया की तरह का सख्त मौसम यहाँ पे नहीं है, या अफ्रीकन कंट्रीज की तरह गर्म मौसम नहीं है कि वहां पर मेरा रहना ही इम्पॉसिबल हो जाए। अ, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो पाकिस्तान में मुझे ये भी यकीन है कि मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा अगर मैं किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ। अदलिया भी अब लेकिन अगर मैं बात करूं अदलिया की, तो अदलिया पे पाक फौज ने अनफॉर्चुनेटली शब खून मार दिया। और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो आपके सामने हैं। आप अगर देखें, इस वक्त हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ्स हैं उनके अदवार में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस तरह का रहा। तो आप देखें तो आसिम मुनीर साहब के दौर में जो इस वक्त सूरत हाल है अमन ओमान की, वो बदतरीन सूरत हाल है पिछले, अगर आप 20 साल में से कंपेयर करें तो। और 20 साल पहले भी जो हालात पाकिस्तान में खराब थे, उस वक्त दहशत गर्दी ने 9/11 के बाद सर उठाना शुरू किया था, और बहुत सारी हमें जाने उस वक्त उसमें देनी पड़ी। तो कमोबेश हालात उसी नहज पे हम दोबारा ले आए हैं। और ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो ये हालात बतदरीज खराब हुए हैं 2022 से लेकर 2025 तक। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 तक का जो ड्यूरेशन था, वो पाकिस्तान की पिछली 20 साल तारीख में बेहतरीन ड्यूरेशन था, जिसमें सबसे कम दहशतगर्दी हुई। जी दोस्तों, अब SIFC इसके बावजूद फेल हुआ। एक वजह तो मैंने बता दी, जो सिक्योरिटी के हालात हैं। उसके अलावा मुल्क के जो सियासी हालात हैं, हालांकि आमतौर पर शायद मुल्क के सियासी हालात से इन्वेस्टर को कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन मुल्क के हालात आर्मी ने इतने खराब कर दिए हैं कि अब इन्वेस्टर्स, मेरा नहीं ख्याल कि उनका इत्मीनान बहाल हो सकेगा अगले कुछ सालों तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में। इकोनॉमी के हालात आपके सामने हैं। रुपए की कदर आपने आर्टिफिशियली संभाली हुई है इस वक्त।
पिछले मतलब जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उस वक़्त अचानक रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, जिसको अब आर्टिफ़िशियली तौर पर सँभाला गया है। लेकिन उसके ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, वो चीज़ों को असेस करते रहते हैं और उनके मुताबिक ये किसी वक़्त भी कोलैप्स हो सकती है। फिर दहशतगर्दी का ज़िक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके अलावा जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रहती हैं, अब कल या परसों ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी बेकदरी जो हुई है पिछले कुछ सालों में, वो आपको आप उस आपके नॉलेज में होगा कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस वक्त दुनिया के जो निचले तरीन पासपोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट में आ चुका है। अब आम पाकिस्तानी शायद ये समझता है कि इन चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं है। उसका जीना मरना पाकिस्तान में ही है, उसके पास शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ वो शायद मोहब्बत वतन ज़्यादा है। लेकिन इन चीज़ों का असर दोस्तों पड़ता है, इन चीज़ों का असर इनडायरेक्टली इस तरीके से आपके ऊपर पड़ता है अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाहते तो। फिर अमेरिका ने आज ही एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने खबरदार किया है अपने मुल्कियों को, अमेरिकन्स को, कि वो पाकिस्तान का ट्रैवल ना करें। अब इसी तरह का अब अमेरिका ने जो कि ये ऑलरेडी एडवाइजरी दे दी है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी, खासकर जो यूरोपियन ममालिक है, वो भी अमेरिका को ही आमतौर पर फॉलो करते हैं, इनकी रिपोर्ट्स पर ही वो इन्हिसार करते हैं और इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरीज आपको बाकी दुनिया से भी आपको जल्द मिलेंगी। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर एसआईएफसी आपने किसी नेक नियति से बनाई थी तो फिर जब मुश्किलात आपके सामने आई, आपको पता लगा कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दुनिया से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, तो आप हालात को बेहतर करने की तरफ कोई इकदामात उठाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फौज ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके का इसका हल निकाला। उन्होंने ये हल निकाला कि जो आवाज़ें उठती हैं इन नामसाइद हालात के खिलाफ, जो लोग कहते हैं कि आप हालात बेहतर करें, उन आवाज़ों को ही गायब कर दिया जाए, उन्हीं को उठाकर आप उनके ऊपर केसेस बना दें या उन्हें मुकम्मल तौर पर गायब कर दें। फिर दोस्तों जब कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ज़ाहिर है अपना थोड़ा बहुत जो बैक होमवर्क है वो ज़रूर करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप किसी इन्वेस्टर को कहते हैं कि जी हमने चोलिस्तान में जो है वो ग्रीन चोलिस्तान हमने करना है, तो आप आएँ, तशरीफ लाएँ और यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर बड़े मौके हैं इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि चोलिस्तान में पानी की सूरत-हाल क्या है? पाकिस्तान चोलिस्तान में पानी तो है ही नहीं है। उसके लिए आप का प्लान है कि अब आप दरियाए सिंध से जो है वो कुछ नहरें जो है वो चोलिस्तान की तरफ लेके आएँगे, जिसके ऊपर इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा इस वक़्त इश्यू चल रहा है। बहरहाल दूसरा सवाल उसके इन्वेस्टर के ज़हन में आएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कम से कम ऐसे इलाकों में करे जहाँ पर पानी ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस है कि वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन फिर जब वो सर्च करते हुए गुजरांवाला या मुल्तान की तरफ जाएगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर वो ज़मीन जो हज़ारों सालों से सोना उगल रही थी, उसको आपने उस पर कब्ज़ा करके अपने डीएसए बना दिया। दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टर आपके मुल्क में पैसा लेके आए और चोलिस्तान को ग्रीन करे। तो बहरहाल जहाँ तक चोलिस्तान को ग्रीन करने की बात है, इसमें भी सीधा-सीधा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। जितने रिटायर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनको चोलिस्तान के इलाके में बड़ी-बड़ी ज़मीनें अलॉट की गई हैं और कई सालों से अलॉट की जा रही हैं। अब जो ग्रीन चोलिस्तान प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि इन जर्नैलों की ज़मीनों की कीमत बढ़ाने के लिए ये शायद इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक़्त पूरा सिंध जिसमें अंदरून सिंध भी शामिल है और शहरी जो सिंध है, यानी कि कराची, हैदराबाद वगैरह वो भी शामिल है, वो इसके खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। अ, फिर इन्वेस्टर जब ये देखेगा कि आपके मुल्क में अपनी इंडस्ट्री आपने पिछले 3 साल में जो बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह इंडस्ट्री का हाल हुआ है, इंडस्ट्री तकरीबन 30 टू 40% शायद जो है ना वो बंद हो चुकी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो अगर आपकी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो आप कैटर किस तरह कर सकते हैं एक बैरूनी सरमायाकार को? आप दोस्तों मैं आज ही इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था एसआईएफसी की। एक डेनिश कंपनी है बहुत बड़ी, मायरसक के नाम से। ये लॉजिस्टिक
प्रोवाइड करती है। यानी कि आपने अक्सर देखे होंगे इनके कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, बहरी बेड़ों के अंदर ये कंटेनर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं पूरी दुनिया में। इनकी सप्लाई, लॉजिस्टिक ये सप्लाई करते हैं। तो इन्होंने तकरीबन आज से 3 माह पहले, एक या 4 माह पहले शायद, एक एमओयू साइन किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि जी ये तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की जो है वो सरमायाकारी लेके आएंगे, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा था कि शायद यहाँ पर समंदर है चूंकि पाकिस्तान में, तो इससे उनके बिजनेस को भी एडवांटेज होगा, और पाकिस्तान का ख्याल था कि हम इनसे भी बड़ा फायदा उठा लेंगे। लेकिन और ये खबर बड़े उस वक्त के मेन अखबारात या टीवी चैनल्स ने बड़े नुमाया तौर पर चलाई, शाया की। इस पर बहुत सारे तबसरे भी हुए, इसको मेन जो टॉक शोज हैं उसमें जगह दी गई, और यही लोगों को बताया गया कि अब बस पाकिस्तान की जो है ना वो हालात बदल जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कल और परसों की खबर है कि उन्होंने, मायरसेक ने जो है ना वो अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब वो बजाय पैसा यहाँ पे लगाने के, वो यही पैसा इंडिया जाके लगा रहे हैं, और वो भी बल्कि 2 अरब डॉलर्स नहीं, वो 5 अरब डॉलर्स इंडिया जाके लगा रहे हैं। लेकिन ये वो पैसा है जो पाकिस्तान में उन्होंने किसी जमाने में हामी भरी थी कि वो लगाएंगे। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में आपको इस तरह की कोई खबर नहीं मिलेगी। तो जब आप लेकिन अब दुनिया बहरहाल जानती है, और जब इस तरह के हालात होंगे तो उसके नतायज इसी तरह के निकलेंगे। बाकी जिन ममालिक ने इस वक्त आपके साथ एमओयू साइन किए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल के जो आपके हालात हैं या आपके मुल्क के हालात हैं वो कोई इंटरेस्ट लेंगे अपना सरमाया इस तरह स्टेक पे लगाने का। जी दोस्तों, अब एसआईएफसी का मुस्तकबिल क्या है? एक मुस्तकबिल तो जो नजर आ रहा है वो यही है कि फौज ने, चूंकि ये सारा फौज ही इसको कंट्रोल कर रही है, तो उनके अपने जो खाने पीने के सिलसिला है वो चलता रहेगा। अवाम के टैक्स के पैसों से ये इदारे बनाए जाते हैं, और फिर जो ऑफिसर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं वो उनकी दिहाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उनको तो डायरेक्टली इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा। हाँ, मेरे ख्याल में फौज कुछ ऑप्टिक्स इसके बेहतर करने के लिए, अब जाहिर है इन्होंने तकरीबन 2 साल इंतजार कर लिया, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ सकी। इसका मेरे ख्याल में थोड़ा सा तरीका है वारदात शायद ये बदल दें। अब ये होगा कि कुछ सेक्टर्स जो अभी तक इसकी छतरी के नीचे नहीं है, उन सेक्टर्स को जबरदस्ती इसकी छतरी के नीचे लाया जाएगा। फॉर एग्जांपल रियल स्टेट है या कुछ और चीजें हैं, और इसको फिर दिखाने के लिए कि जी ये बड़ा फायदेमंद, देखें जी आइडिया था और बड़ा फायदेमंद इदारा है, इस तरह के इकदाम किए जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अब इसका हल क्या है? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, और ना ही आने के कोई चांसेस नजर आ रहे हैं अगर हालात इसी तरह रहते हैं। तो इसका हल सिंपल सा है, और ये सबसे ज्यादा बेहतर तो फौज को पता है। हल ये है कि फौज बैरकों में वापस चली जाए, जिनका मैंडेट है उनको वापस किया जाए, और जो आईनी तौर पर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं सिर्फ वही अदा की जाए, ना कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी की जाए। जी दोस्तों, मुझे अपने अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।